कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से बढ़कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे ठिकाना रख, बस उसी पे ठिकाना रख। अपने कर्मों से प्यार कर, अपनी सोच को साकार कर, अपनी सोच को साकार कर। तो जय हिंद सभी को, मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। और आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के, जो आपके आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी का वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप प्री रोल पे देख रहे होंगे कि हर सोमवार और मंगलवार को रात को 8 बजे अड्डा के दंगल में जरूर शामिल होइएगा। इसका फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर से फिलअप कर दीजिएगा। और मौका मिलता है आपको 1 लाख रुपए तक की धनराशि कमाने का अपनी नॉलेज के बेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि सुदर्शन लेक का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विच रूलर? ओके, ये क्वेश्चन है कि सुदर्शन लेक का निर्माण दूसरी बार किसने कराया था? सुदर्शन झील का जो क्या कहते हैं मरम्मत किसने कराई थी? देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुदर्शन झील की जो स्थापना है या फाउंडेशन है, ओके, स्थापना एक तरीके से, सॉरी स्थापना नहीं कहेंगे, सुदर्शन झील का जो निर्माण है, सुदर्शन झील का जो निर्माण है यानी इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का फाउंडर यानी संस्थापक रहा है। इसने 321 बीसी से आपका 298 बीसी तक भारत पर रूल करा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला सम्राट था भारत का, ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त के बारे में एक ही और चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने 300 ईसा पूर्व, फर्स्ट 300 बीसी में इन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल भी कराई थी। इन्होंने क्या कराई थी? फर्स्ट जैन काउंसिल भी कराई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पहली जैन संगीति भी इन्होंने कराई थी पाटलिपुत्र में। फिर इसका जो फर्स्ट, इसकी जो मरम्मत है, रिपेयर, फर्स्ट रिपेयर जो कराया था, फर्स्ट रिपेयर वो किसने कराया था? आपके रुद्र रमन ने कराया था। इसने किसने कराया था? रुद्र रमन ने। रुद्र रमन ने जो इसका पहला रिपेयर कराया था वो 145 एडी में कराया था। और इसका जो दूसरा रिपेयरमैन था वो किसने कराया था? परामाता ने कराया था। और ये आपका जो था स्कंदगुप्त के अंदर गवर्नर था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे रूलर का नाम पूछा गया है, राजा का नाम पूछा गया। तो राजा कौन होगा इसका? स्कंदगुप्त इसका आंसर था। और ये गवर्नर था स्कंदगुप्त के अंदर, गुजरात का गवर्नर। इसने इसकी मरम्मत कराई थी। तो परमाता ने मरम्मत कराई थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? राजा पूछा गया। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, पीडीएफ जरूर मिल जाएगा आपको। जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों इसका। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में हिंदू मनसबदार ज्यादा थे मुस्लिमों के मुकाबले? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल चित्रकला या मुगल आर्ट एंड पेंटिंग किस शासन काल या किस मुगल शासक के काल में अपने सर्वोच्च स्थान पे थी, तो ध्यान रखेगा मुगल आर्ट और पेंटिंग, मुगल आर्ट और पेंटिंग, आर्ट एंड पेंटिंग यानी मुगल चित्रकला, ठीक है, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर थी। जहांगीर के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने 5th सिख गुरु, ठीक है, 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी को क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया था। अर्जुन देव जी को क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया था। अच्छा, शाहजहां ने तो ताजमहल, लाल किला ये सब बनवाया, आप सब जानते हैं। अकबर जो है
मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक रहा है। अकबर का जो शासनकाल है वो आपका 1556 यानी दूसरा पानीपत के युद्ध के बाद से लेकर 1605 तक रहा है। इस प्रश्न का आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार होते थे और औरंगजेब ने, ध्यान रखेगा, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। गुरु तेग बहादुर जी को क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब का अगर शासनकाल देखा जाए तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो आपका बैठता है 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है। इसका और अकबर का शासनकाल सबसे ज़्यादा है, 49 ईयर्स का। अकबर का भी 49 ईयर्स का था और इसका भी 49 ईयर्स का था। अगला क्वेश्चन, शैपे लैम्पे ये एक ट्रेडिशन टेक्सटाइल है कहाँ का? इसको जीआई टैग मिला, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो अभी हाल ही में जम्मू में करेवा क्या है, जो झेलम नदी से मिट्टी बनती है, मिट्टी का होता है झील से, करेवा बोलते हैं। और वहाँ के जो सैफरन है, वहाँ के जो केसर है सैफरन, उसको क्या दिया गया है? उसे जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम की एक मिर्च है जिसका नाम है डले खुसरानी, ठीक है, डले खुसरानी, इसे जीआई टैग मिला है। मिजोरम भारत का पहला राज्य है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है मिजोरम, जिसने क्या करा है? जिसने भाई स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री माना है। स्पोर्ट्स को क्या कौन सा स्टेटस दिया? स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने का जो शैपे लैम्पे ये एक ट्रेडिशनल फैब्रिक है, ये आपका मेखला चादर बनती है इनसे, तो वो आपका मणिपुर है। ध्यान रखिएगा मणिपुर में ना लोकटक झील पड़ती है, ध्यान रखिएगा लोकटक झील। और लोकटक झील में आपका फुबुंडीज पाई जाती है और उसकी इसी के कारण क्या है, लोकटक झील में केबुल लमझाओ, कई बार ये पूछा जाता है कि केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फिश प्रोडक्शन कौन से रेवोल्यूशन से संबंधित है? देखो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है आपका, व्हाइट रेवोल्यूशन तो आप व्हाइट रेवोल्यूशन बोलें या ऑपरेशन फ्लड बोलें, वाइट रेवोल्यूशन बोलें या ऑपरेशन फ्लड बोलें, ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है। और भारत में अगर कभी पूछ लिया जाए कि वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन का जो जन्म दिवस होता है ना, वो संविधान दिवस वाले दिन होता है, यानी 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं माय डियर दोस्तों? 26 नवंबर को हम मनाते हैं आपका कौन से दिवस में? नेशनल मिल्क डे के तौर पे मनाते हैं। किसमें? नेशनल मिल्क डे के तौर पे हम मनाते हैं, ठीक है, मिल्क डे के तौर पे हम मनाते हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हो। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका भारत में बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, पूरे विश्व में करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर है ब्लू रेवोल्यूशन। अच्छा, ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ना, आप बताइएगा जल्दी से कि ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, ब्राउन रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है? फटाफट जल्दी से आंसर दो जल्दी से। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है आपका वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये किस चीज़ से रिलेटेड आपका ब्राउन रेवोल्यूशन? तो ध्यान रखिएगा ब्राउन रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है? ब्राउन रेवोल्यूशन आपका कॉफ़ी से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग इसका सही अब आंसर दे रहे हैं। तो ब्राउन रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है? कॉफ़ी से संबंधित है। किससे? कॉफ़ी से। ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका राज्य में होती है। किसमें? कर्नाटका राज्य में होती है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है? कर्नाटका राज्य में होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन ब्लू किससे है? आपका फिश से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा जो मछली का जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिश, ठीक है, स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बुलाते हैं? पिसियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा
और मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कंबाला स्पोर्ट कौन से राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, कंबाला स्पोर्ट्स कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। जल्दी से बताइएगा। कंबाला, ये कंबाला स्पोर्ट्स जो था ना, एक किसान था जो भैंसे के साथ दौड़ रहा था और कहा जाता था उसने उसेन बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये आपका किससे संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट जल्दी से बताइएगा। जल्दी से। कंबाला स्पोर्ट्स कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु से तो आपका जल्लीकट्टू है, ठीक है, तमिलनाडु से आपका जल्लीकट्टू है। एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बात बता दूं, जी हाँ बिल्कुल आप अब लोग सही आंसर दे रहे हो। देखो जल्लीकट्टू जो है ना, जल्लीकट्टू एक मूवी भी बनी है, जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु का है। ये जल्लीकुट्टी मूवी जो बनी है ना, ये मलयालम भाषा में बनी है और ऑस्कर में ना इसे सबमिट हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है जल्लीकट्टू कौन सी भाषा से संबंधित हो, तो ध्यान रखिएगा मलयालम से, तमिलनाडु मत कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? कर्नाटका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? कर्नाटका है। और अगर देखें तो बुल फाइटिंग, ठीक है, बुल फाइटिंग, ये जल्लीकट्टू एक तरीके का बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग जो एक नेशनल गेम है, किसका? स्पेन का नेशनल गेम है बुल फाइटिंग। स्पेन का नेशनल गेम क्या है आपका? बुल फाइटिंग है। चलिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तुंगभद्रा रिवर के किनारे कौन सा एम्पायर सिचुएटेड था? तो जो ये पल्लव थे, ये तो इनकी राजधानी थी कांची, और कांची आपका क्या पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चोल की कैपिटल क्या थी? तंजौर, ठीक है, तंजौर। तो भाई तंजौर भी आपका तमिलनाडु में, ये भी नहीं था। चालुकाया की जो कैपिटल थी वो थी आपकी मदुरई, मदुरई भी आपका किस में पड़ता है? तमिलनाडु में, ये नहीं। विजयनगर एम्पायर इसका आंसर। विजयनगर एम्पायर आपका तुंगभद्रा नदी, आज का जो मॉडर्न कर्नाटका है ना, उसके वो जो रीजन था आपका विजयनगर एम्पायर ही पड़ता। ध्यान रखिएगा, विजयनगर एम्पायर जो होता है इसकी स्थापना 1333 एडी में किसने करी थी? जल्दी से बताओ। 1333 एडी में विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों। 1333 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किसने की गई थी? विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने करी थी, जी हाँ बिल्कुल। इनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर की क्या करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी। तो बहुत बढ़िया। और भाई सेशन को यार शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा थोड़ी खांसी। हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में आपका आर्टिकल 1, 2 का 4, ठीक है, अनुच्छेद 124 आपके इसके बारे में बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 में लिखा गया है। वो प्रोसेस कैसा होगा? सेम प्रोसेस होगा जैसा प्रेसिडेंट को हटाने का। इसे रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज हम बोलते हैं। जो कंसेप्ट है हमने रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, वो हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका में भी ये कहा गया कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उन्हें जो हटाने का जो प्रोसेस होगा वो सेम वैसे ही होगा जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। तो इसे इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहा तो नहीं जाता, लेकिन इसका प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा। अगर मैं बात करूँ इम्पीचमेंट या महाभियोग, तो महाभियोग आपको सभी लोगों को पता है कि भैया महाभियोग कौन से आर्टिकल में दे रखा है। महाभियोग यूएसए से लिया है, और कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अब ये बता दोगे? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महाभियोग, जी महाभियोग आपका, जी हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 61 में दे रखा। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं तब जब पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या करे? एक संकल्प या एक रेजोल्यूशन या एक प्रस्ताव को पारित करे। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द हमने कौन से देश के संविधान से लिए? देखो अमेरिका से तो हमने प्रियम्बल ही लिया है, ठीक है, अमेरिका से तो हमने प्रियम्बल ही लिया, यानी प्रस्तावना ही लिया। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग। ये भाई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आया।
ब्रिटिश से हमने क्या लिया भैया, ब्रिटिश से हमने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ लिया है। और रशिया से हमने क्या लिया है ये बताओ, प्रियम्बल में रशिया से क्या लिया गया है, ठीक है। तो जो है ना रशिया में हमने लिया है कि जो है ना इक्वालिटी होगी वो कौन सी होती है, सोशल, ओके, इकोनॉमिकल, ओके, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, जो इक्वालिटी होगी, ठीक है, जो इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड है ना, तो ये हमने वहाँ से लिया पॉलिटी, ठीक है, तो ये हमने लिया। और फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ध्यान रखिएगा 1776 में आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ध्यान रखो, ये जरा लिख लो, ये भी पूछ लिया जाता है, अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है। 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ध्यान रखिएगा 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नारा था। और 1917 में आपकी रूसी क्रांति यानी रशियन रेवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सेशन को यार शेयर और लाइक जरूर कर दो, इतने बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। माउंट एनकागुआ कौन से पर्वतमाला या कौन से पहाड़ों की सर्वोच्च चोटी है, जल्दी से बताइएगा उस क्वेश्चन का आंसर। आल्प्स, रॉकीज, यूराल, एंडीज। तो इतना आप आंसर देते हैं, मैं बाकी के बारे में बताता हूँ। देखो यूराल माउंटेन रेंज है ना जो, ये भाई इट सेपरेट एशिया एंड यूरोप, एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूराल माउंटेन रेंज जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। इट सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, आल्प्स पर्वतमाला आपकी किस में पड़ती है, यूरोप में पड़ती है, ठीक है। और माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। रॉकीज पर्वतमाला आपकी यूएसए में पड़ती है। और लेकिन यूएसए की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी रॉकीज में नहीं पड़ती है, वो अलास्का में पड़ती है, ठीक है, अलास्का में। और उसका नाम है माउंट डेनाली। उसका नाम क्या है, माउंट डेनाली उसका नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, माउंट डेनाली उसका नाम है। और इस क्वेश्चन का है एंडीज। ध्यान रखिएगा एंडीज जो है, एंडीज पर्वतमाला आपकी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और माउंट एनकागुआ इसी की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका की जो में पर्वतमाला जो पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, एटलस पर्वतमाला पड़ती है। कौन सी पड़ती है, एटलस पर्वतमाला। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अफ्रीका में कौन सी पर्वतमाला पड़ती है, अफ्रीका जो है ना, इसे डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को क्या बोला जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और अफ्रीका की में जो पर्वतमाला है उसे क्या बोला जाता है, एटलस बोला जाता है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है, ये एटलस तो पड़ता है मोरक्को में, जहाँ की नोरा फतेही है, ठीक है, मोरक्को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में पड़ता है ये किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो आपका किस में पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है, ठीक है, तंजानिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो माउंटेन रेंज हो उसी में ही आपकी हाईएस्ट पीक भी हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से पाल शासक ने की थी। तो देखो कुमारगुप्त ने तो नालंदा विश्व भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। कुमारगुप्त कौन से वंश से थे, कुमारगुप्त आपके गुप्ता वंश से थे। तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक बताइएगा कौन थे मेरे दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक आपके थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आपके, श्रीगुप्त। ये क्या थे आपके, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी आपके कौन थे, श्रीगुप्त, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। धर्मपाल जो थे इन्होंने ठीक है, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करी थी। और जो गोपाल है ये आपके
फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, ये क्या थे आपके फाउंडर थे, किसके, पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और भाई इस सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, पाल DYNASTY, ठीक है, पाल डायनेस्टी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ऑप्शन नंबर सी तो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हुन सांग हैड विजिटेड द कोर्ट ऑफ अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। हुन सांग कौन से रूलर्स के कौन कौन से सॉरी किसके शासनकाल में आता, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सभी के बारे में बताऊं, देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो आपका कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक ग्रीक आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज ने एक बुक भी लिखी है, मेगस्थनीज ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ उसका नाम क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था, इब्न बतूता आया था, इसने भी एक बुक लिखी है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में ह्यून सांग आया था, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, हा से हर्ष, हा से ह्यून सांग, हा से हर्ष, हा से ह्यून सांग, ये ध्यान रखिएगा। ह्यून सांग जो आया था, ठीक है, इसने भी एक बुक लिखी है, इनके बुकों के नाम अभी मैं लिखूंगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फायान आया था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, इसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फायान कब आया था भारत में, 1399 बोलो, 399 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक उसने शासन करा है। हर्षवर्धन के समय में ह्यूनसांग आया था आपका 629 ईस्वी में। इब्न बतूता आया था 1329 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो मेगास्थनीज था ये आपका 305 BC में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है, अगर यहाँ पे देखें ना तो मेगास्थनीज ने, मैं अपने आप को हटा लेता हूँ, ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, मेगास्थनीज ने आपकी इंडिका बुक लिखी है, इंडिका, ठीक है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इब्न बतूता ने बुक लिखी है रेहला, ठीक है, रेहला। और ध्यान रखिएगा ह्यूनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ह्यूनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है, CU की, तो ये पुस्तक लिखी है, जरा इन्हें जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को भैया शेयर और लाइक ज़रूर करो। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड है। इंडिया का पिनाका वेपन सिस्टम जो है ये कौन सी कैटेगरी का वेपन है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, सुपरसोनिक मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो देखो अभी हम रशिया से क्या परचेज कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, रशिया से हम क्या परचेज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताओ, रशिया से हमने क्या परचेज करा, आपके आंसर आ नहीं रहे हैं, फटाफट जल्दी से बताइएगा, रशिया से हम क्या परचेज कर रहे हैं मेरे दोस्तों। पिनाका सिस्टम तो अभी आपको मैं बताऊंगा, जल्दी से बताओ रशिया से हम क्या परचेज कर रहे हैं। चलो देखो ये ब्रह्मोस तो हमारी क्या सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस क्या है हमारी सुपरसोनिक मिसाइल। अभी हमने इसकी रेंज बढ़ा दिया और हम इसे 400 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 222, हाँ बिल्कुल 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 सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, स्क्वाड्रन नंबर 222 है, इसका नाम है टाइगर शार्क, ठीक है, ये सुखोई की स्क्वाड्रन है, टाइगर शार्क इन्हें बुलाया जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये सुखोई 30 प्लेन है जिनसे हम ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। S-400, हाँ बिल्कुल, S-400 जो है ना, S-400 ट्रायम्फ जो हम रशिया से ले रहे हैं, ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, अगर कोई आने वाली मिसाइल होगी तो हम उसे उड़ा सकते हैं। इसी तरीके का हमने इजराइल से भी ले रखा है बाराक, ठीक है, इसी तरीके से हमने इजराइल से भी बाराक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हो गई जो फोड़ा फाड़ी करते हैं, जैसे आपकी अग्नि हो गई, ओके, अग्नि तो ICBM है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, अग्नि हो गई आपकी, बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। फिर इसमें भी ICBM होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फिर आपका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो आपकी K-49 आपका सागरिका है। तो जो है ना ये आपका पिनाका, ये आप उसमें भी देखा होगा आपने, रिपब्लिक डे परेड में आते हैं और कई सारे रॉकेट एक साथ ही लॉन्च करते हैं बहुत तेज़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भाई दिन रात की अवधि कौन से स्थान पे इक्वल होती है, बहुत ही इजी और बहुत ही पप्पू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोल्स पर तो भैया 6 महीने दिन,
ठीक है, 6 मंथ आपका रात दिन चलता है, डे एंड नाइट चलती है। पोल्स पे तो आपका 6 महीने दिन और 6 महीने रात चलती है, ठीक है। कैप्रिकॉन और इक्वेटर पर, जैसे अगर 21 जून को कैप्रिकॉन पर क्या होता है, 21 जून को कैप्रिकॉन पर क्या होता है, सॉरी कैंसर पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। अगर कैंसर पे लॉन्गेस्ट डे है ना, तो उस दिन कैप्रिकॉन पे लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और 22 दिसंबर को कैप्रिकॉन पर लॉन्गेस्ट डे होता है। लेकिन इक्वेटर पर हमेशा जो दिन की अवधि है वो हमेशा 12 घंटे की रहती है, यानी दिन और रात की अवधि हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, क्योंकि ये सूर्य की स्थिति के कारण होता है। ये थोड़ा पेड बैचेस में हम फिर कंसेप्ट वाइज बताते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे से आंसर गलत हो गया ये थोड़ा डालते हुए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर है। और सेशन को शेयर और लाइक करते हुए जरूर चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जल्दी से बताओ, लीडर ऑफ रिवोल्ट, आज़ादी की पहली लड़ाई से कहा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। लेकिन भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो था ना, डेवलपमेंट, मानव विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब उसे उसका नाम बदलने का सिफारिश की गई है, जिसे अब उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो उनके अनुसार ना एक पैका विद्रोह हुआ था 1817 में। तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पैका विद्रोह जो 1817 में हुआ था, उसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन या पहली आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है। तो इस चीज़ के बारे में ज़रा पढ़िएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नाना साहब थे वो थे आपके कानपुर में, ठीक है। ये इस आंदोलन का फेल होने का मेन मकसद ये था, इसमें कई सारे लीडर थे और सभी अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, किसी की कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। लियाकत अली, ठीक है, ये लियाकत अली थे इलाहाबाद, ठीक है। इन्होंने लगा कि भैया अंग्रेज़ों को मैं दबा के अपनी दोबारा से मैं भी नवाबों की तरह रहूँगा। खान बहादुर खान आपका बरेली से थे, ठीक है। खान बहादुर खान आपके कहाँ से थे, बरेली। और इसका आंसर था बेगम हजरत महल, क्योंकि 1856 में अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था कुप्रशासन के आधार पर। उन पर झूठा आरोप लगा के कि आपसे भैया ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसे इंग्लिश खां बुलाया जाता था जहांगीर द्वारा। देखो, जॉन मिंडल हॉल जो था ना, ये पहला अंग्रेज था, फर्स्ट ब्रिटिश था जो भारत आया था, ठीक है, जो भारत आया था। लेकिन ये भूमि के रास्ते आया था। लेकिन किसके दरबार में आया था, ये अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। लेकिन इसका इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि तब ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सन 1608 में आया था, और ये बाई सी रूट आया था, ठीक है। और इसे ही जहांगीर क्या बुलाता था, इंग्लिश खां बुलाता था। सर थॉमस रो भी आपका कब आया था, 1615 में आया था, और ये भी जहांगीर के दरबार में। ये दोनों आपके इंग्लैंड के जो राजा थे, ठीक है, जेम्स फर्स्ट के क्या थे, राजदूत थे, या उनके एम्बेसडर बन के ये आए थे, ठीक है, बिल्कुल। और सेशन को शेयर और लाइक जो करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला स्टेट जिसने ट्रिपल तलाक, भैया ये ट्रिपल तलाक वाला, तलाक बिद्दत इसे बोला जाता है, तो सबसे पहले कौन होगा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य था जिसने पीएम किसान योजना को क्या करा था, इम्प्लीमेंट करा था, ठीक है। अभी ये उत्तर प्रदेश में एक धर्मांतरण या वो शादी ब्याह के संबंध में कानून चल रहा, तो काफ़ी वो है। गुजरात ने, ध्यान रखिएगा, गुजरात पहला स्टेट ना जिसने ईवीएस आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन है उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्पेशल कैलकाटा सेशन जो 1920 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को पास किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। देखो, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में बनी थी, आप सभी जानते हैं 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। सीआर दास जो थे ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष तो नहीं बने, लेकिन इन्हें देश बंधु कहा जाता है, इन्हें देश बंधु कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, वो ये है कि सीआर दास जो थे ये पहले प्रेसिडेंट भी थे, किसके, पहले प्रेसिडेंट भी थे किसके, स्वराज पार्टी, क्योंकि इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके 1923 में क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी। क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गए थे तो इन्होंने मिलके क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी। 1921 में एक विशेष सत्र हुआ था और सबसे यंगेस्ट
सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा इनका जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, तो इनका जन्मदिन जो 11 नवंबर को मनाया जाता है उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर है शेर पंजाब, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। ठीक है, ओके, लाला लाजपत राय जी की फिर इससे 8 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का आखिरी प्रश्न कि भाई बिंबसार को क्या बोला? बिंबसार जो था आपका हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक डायनेस्टी। ये मगध साम्राज्य की सबसे पहली डायनेस्टी मानी जाती है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी दोनों इनके समय में प्रचार करते थे, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। तो एक रट जो था वो बिंबसार के बाद एक डायनेस्टी आई थी दूसरी, उसके बाद फिर एक भारत का पहला शूद्र रूलर था जिसका नाम महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद अपने आप को वो एक रट बुलाता था। पितृहंता बिंबुसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, उसने अपने पिता की हत्या करी थी, तो इसी नाम से उसे अजात शत्रु के नाम से बुलाया जाता था। शिला आदित्य हर्षवर्धन को बुलाया जाता था। किसे? हर्षवर्धन को शिला आदित्य के नाम से बुलाया जाता था। और बिंबसार को किस नाम से बुलाया जाता था? श्रेणिक के नाम से बुलाया जाता था। तो ये थे आज के कुछ टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो मैंने बिना समय गंवाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया है, और आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा दोस्तों। जी हाँ, धन्यवाद। और ध्यान सुनिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको स्टैटिक जीके में अपनी पूरी कमांड करनी है, ओके, और कोई चीज़ आपको कंसेप्चुअल पढ़नी है, तो मैं अब आपको कुछ रास्ते बता रहा हूँ। पहले तो भाई ध्यान से सुनो, 77% ऑफ। ठीक है, क्या कोड यूज़ करना है? कैपिटल U191 कोड यूज़ करना है। ठीक है, और इंडिया की नंबर 1 सिलेक्शन फैक्ट्री है अड्डा 24/7, ध्यान रखिएगा। आप में से कई लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 1 मार्च से हमारा ये ग्रुप डी का कोर्स शुरू हो रहा है। इसमें आशुतोष सर तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैं इसमें केवल MCQ से धमाल मचाऊंगा। ठीक है, केवल MCQ, करंट अफेयर्स के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, आपका स्टैटिक जीके के हों, इसमें करंट अफेयर। और मेरा टारगेट है इसमें जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी, अगर मेरी इसमें 20 क्लासेस हुई तो हर क्लासेस में आपको 50 से 60 MCQ कराने हैं। ध्यान रखिएगा, MCQ बनाना और पढ़ाना, ठीक है, MCQ बनाना और पढ़ाना दोनों ही मेहनत के काम है। पढ़ाना अगर क्लास में पढ़ाऊंगा तो उससे कुछ नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराऊंगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बिल्कुल। MCQ आशुतोष सर आपको ये सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब जो IB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए देखो ये हमारा CGL का स्पेशल बैच है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से अभी ये शुरू हुआ, तो अभी इसमें आपकी ज़्यादा क्लासेस मिस नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन बैच है, इसमें आपकी एक एक चीज़ को ना बेसिक पूरा मजबूत बनाया जाएगा। और अगर आप IB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल ही हमारा बैच शुरू हुआ है। ठीक है, कल इसकी पहली क्लास है, तो उसमें मैंने वेव थ्योरी को पढ़ाया, तो बिल्कुल ज़रूर इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करेगा और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। ध्यान रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू यूज़ कैपिटल U191 कोड को। और ये एयरफोर्स XY ग्रुप के भी हमारे बैचेस हैं, क्योंकि मैं मेनली डिफेंस में पढ़ाता हूँ। तो आप में से जो लोग एयरफोर्स एयरमैन X या Y ग्रुप की कर रहे हैं, तो उसके सेपरेट बैचेस भी हमारे पास हैं। मेरा नाम है जीवेश कुमार, मैं आपकी GK GS और स्टैटिक जीके की फैकल्टी हूँ, और डेली 7 बजे मैं आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं कल इसी तरीके के स्टैटिक जीके के धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से बढ़कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलटकर चल। बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे ठिकाना रख, बस उसी पे ठिकाना रख। अपने कर्मों से प्यार कर, अपनी सोच को साकार कर, अपनी सोच को साकार कर।